हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप भी ठीक हो गए। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नीट एंड फैक्ट नॉलेज। तो आज हम करते हैं लेक्चर 3 स्टार्ट, पाचन एवं अपशोषण का। तो गाइस, कल हमने यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, आज हमको यहाँ पाचन ग्रंथियाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या बोलती है अपनी एनसीईआरटी। यहाँ लिखा है आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथियाँ, यकृत और अग्नाशय शामिल हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं। लार ग्रंथियाँ, इसके बाद यकृत और अग्नाशय शामिल हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं। तो आपको याद रखना है, पहली है लार ग्रंथि, इसके बाद है दूसरा यकृत और तीसरा है अग्नाशय। ठीक है, यकृत की हम अभी बात करेंगे और लार ग्रंथि आपको बता चुके हैं और अग्नाशय आगे चलकर आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियों में से निम्न नहीं है। तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय और अमाशय दे सकते हैं। तो आपको टिक करना है अमाशय या फिर और कोई सा भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब लार का निर्माण 3 जोड़ी ग्रंथियों से होता है। लार का निर्माण कितने जोड़ी ग्रंथियों से होता है? 3 जोड़ी, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। कौन कौन सी होती हैं ये देखिए आप। ये गाल में कर्णपूर्व जो कहाँ रहती हैं? निचले जबड़े में अपने। ठीक है, जहाँ पे ये अपने नीचे वाले दांत रहते हैं, जिसमें ये सेट रहते हैं, उसे बोलते हैं अपन जबड़ा, ये निचला जबड़ा। और जहाँ पर ये ऊपर वाले दांत रहते हैं उसे बोलते हैं अपन ऊपरा जबड़ा। ठीक है, तो ये हो गया अपना निचले जबड़ा। तो पहली ग्रंथि कहाँ हो गई अपनी? कर्णपूर्व ग्रंथि हो गई पहली, जो कहाँ रहती है? निचले जबड़े में। ठीक है, इसके बाद दूसरी है अधोजंब व अपचुंबकीय ग्रंथि। ठीक है, जो कहाँ रहती है? अपने जिह्वा के नीचे पाई जाती है। ठीक है, जिह्वा के नीचे। और इन ग्रंथियों से लार मुखगुहा में आती है। ठीक है गाइस, इसमें एक ग्रंथि दी नहीं है। तो देखिए, पहला दे दिया कर्णपूर्व, जो हमारे कहाँ से आती है? यहाँ कान कान के यहाँ से अपने मुखगुहा में जुड़ती है। ये किस नलिका द्वारा जुड़ती है? बच्चों ध्यान से लिखिएगा। ठीक है, किस नलिका द्वारा? ये अपने इंस्टेंशन डक्ट द्वारा जुड़ती है। कौन से डक्ट द्वारा? इंस्टेंशन डक्ट द्वारा। ठीक है, अपनी कर्णपूर्व ग्रंथि हो गई। और अधोजंब ग्रंथि वाइटनस ग्रंथि से। ठीक है, कौन सी ग्रंथि? वाइटनस ग्रंथि। 1 मिनट आपको लिख के दिखा देता हूँ मैं। तो बच्चों आप मैंने लिख दिया है ये तीनों डक्ट कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और कौन सी ग्लैंड्स पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये पहली एक्सटेंशन डक्ट है, जो कि हमारे कर्णपूर्व ग्रंथि पर पाई जाती है। ये कर्णपूर्व ग्रंथि पर हमारी पाई जाती है एक्सटेंशन डक्ट। ठीक है, जो कहाँ से? हमारे कान के यहाँ से निकल के हमारे मुख गुहा से जुड़ी रहती है, जैसे क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन डक्ट। ठीक है बच्चों, और इसके बाद अधोजंब ग्रंथि। ठीक है, अधोजंब ग्रंथि ये हमारी लास्ट वाली है, तीसरी। इन्होंने एनसीईआरटी वालों ने एक ग्रंथि नहीं लिखी है, जिसे बोलते हैं हम अधोहनु ग्रंथि। 1 मिनट। अधोहनु ग्रंथि। ठीक है, तो अधोहनु ग्रंथि पे कौन सी डक्ट पाई जाती है? हमारी वार्डनस डक्ट पाई जाती है। हमारी वार्डनस डक्ट पाई जाती है। और थर्ड रहती है हमारी अधोजंब या अब चिंबकीय ग्रंथि, जो कहाँ रहती है? हमारे जीभ के नीचे। जीभ के नीचे आप देखेंगे, आप अपना थोड़ा जीभ उठा के देखिए, थोड़ी देर में वहाँ पे तरल पदार्थ सा आ जाता है पानी के टाइप में। ठीक है, तो वहाँ पे ये ग्लैंड्स हमारी पाई जाती है। कौन सी? वर्जिलियस डक्ट। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों आगे। इसके बाद इन ग्रंथियों से लार मुख गुहा में पहुंचती है। ठीक है गाइस, और आप लार का थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज जरूर रखिए, क्योंकि यहाँ से नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन इसमें इतना डिटेल नहीं दिया गया एनसीईआरटी। तो इस एक्स्ट्रा नॉलेज को आप नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में। ठीक है, ये अपना इससे अपना रिलेटिव रहेगा। ठीक है, लार से। तो गाइस, लार का संयोजन किस किस से बना होता है, यानी जो कंपोजिशन होता है लार किस किस से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो इसमें अपना 98% रहता है H2O। तो लार में हमारा क्या रहता है? 98% H2O, यानी कि हमारा
पानी, ठीक है। 98% H2O और 1% रहता है हमारा एंजाइम। क्या रहता है गाइस? एंजाइम, ठीक है, 1%। और इसमें पाया जाता है 1% हमारा साल्ट यानी कि नमक, ठीक है, NaCl। तो लार किस किस से मिलकर बनी होती है? 98% रहता है इसमें H2O, 1% एंजाइम और 1% साल्ट, ठीक है। अब इसमें एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एंजाइम होते हैं कौन से? 2 टाइप के, ठीक है। 1% एंजाइम हमारे 2 टाइप के एंजाइम होते हैं। कौन कौन से? एक तो सेलेवरी एमाइलेज, जो कि ये सोते समय हमारे लार से निकलता है, इसमें मिला रहता है हमारा सेलेवरी एमाइलेज। और दूसरा रहता है लाइसोजाइम, ठीक है। अब साल्ट कौन सा रहता है? साल्ट 1% साल्ट में हमारा रहता है थायोसाइनेट साल्ट, जिसके अंदर आ जाता है सोडियम क्लोरीन H2, ठीक है, CO3। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ठीक है। जब भी आप पानी पीते हैं, मान के चलिए आप कहीं बाहर गए हो, आपके मामा के यहाँ, नानी के यहाँ, तो वहाँ का पानी कुछ अलग रहता है और जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का पानी अलग रहता है, ठीक है। तो आप जब भी पानी पियो तो अपने मुंह में पानी को थोड़ा हिलाकर पिया करें, यानी कि थोड़ी देर या हिलाया ना करें, या फिर थोड़ी देर मुंह में रख कर, ठीक है, उसको पिया करें। इससे क्या होता है गाइस, जैसे हमने पानी को मुंह में रखा थोड़ी देर, तो उससे क्या, हमारे सलाइवा के जो एंजाइम्स होते हैं और साल्ट होते हैं वो हमारे पानी में हो जाते हैं मिक्स, ठीक है। तो इसके बाद जैसे कहीं और का पानी जैसे हमको सूट नहीं करता, आपने देखा होगा, जैसे मामा नानी के यहाँ से आते हैं तो हमको सर्दी जुकाम हो जाता है, वो इसी से हो जाता है क्योंकि वो पानी के बैक्टीरिया हमें इन्फेक्टेड कर देते हैं। तो जब आप उस पानी को मुंह में रखोगे थोड़ी देर और उसमें सेलेवरी एमाइलेज और एंजाइम्स हो जाएंगे और साल्ट जब मिक्स हो जाएगा तो वो उन बैक्टीरिया को किल कर देंगे, जिससे हमें सर्दी जुकाम नहीं होगा, ठीक है गाइस। तो इस नॉलेज को आप ध्यान से रखिएगा, ये आपके फिजिकल एक्टिविटी में भी काम आएगा और आपके फैमिली मेम्बर्स को भी काम आएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं, बात आती है अब लीवर की, यानी कि यकृत, ठीक है। यकृत लीवर हमारे कहाँ पे होता है, हम आपको डायग्राम में बताएंगे, 1 मिनट। तो बच्चों यकृत यानी कि लीवर हमारा होता है, ये देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा यकृत, 1 मिनट। ये देखिए यहाँ पे जो दिख रही है इतना इतना एरिया, ये इतना इतना एरिया होगा हमारा क्या, यकृत होगा, ठीक है। ये वाला इतना इतना एरिया होगा यकृत, ठीक है। यकृत ये एक ऐसी ग्रंथि है जो पूरे ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो ठीक है गाइस, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, यकृत मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। और इसका वेट कितना होता है अपना, 1200 ग्राम से 1500 ग्राम तक हो सकता है, ठीक है। 1.2 kg से 1.5 kg तक हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो यकृत मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका वेट होता है 1200 से 1500 ग्राम होता है, ठीक है। अब ये यकृत रहता कहाँ है, ठीक है, ये उदर में, उदर यानी गाइस, उदर का मीन्स समझिए, उदर यानी हमारे पेट के यहाँ पे, ठीक है, या आमाशय के आसपास, इसको बोलते हैं हम उदर भाग, ठीक है, उदर भाग। तो उधर में मध्य पट के ठीक नीचे, ठीक है, ये हमारा मध्य पट है, इसके ठीक नीचे स्थित होता है। कहाँ पे, कौन से भाग में होता है, लेफ्ट में या राइट में, तो ये होता है हमारे राइट वाले पार्ट में, ठीक है। यकृत हमारे उधर में मध्य पट में दाएं भाग में स्थित होता है, ठीक है। ये 2 पालियों में बटा होता है, देखिएगा इस 2 पालियों, आपको ये यहाँ से लाइन दिख रही है, ये देखिए आपको ये 2 टुकड़े यहाँ पे, तो ये हो गई, ये 2 टुकड़ों में बटा होता है, 2 पालियाँ, ठीक है, 2 पालियों में बटा होता है। तो देखते हैं इसमें क्या बोलती है NCERT। यकृत पालिकाएं यकृत की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई हैं। गाइस, ये यकृत का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती हैं, जो कार्य भी करती हैं। अब ये कार्य कैसे करती हैं आपको बताते हैं। तो बच्चों यकृत जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा, एमिनो एसिड का उपापचय करता है, ठीक है, और उत्सर्जी पदार्थों का क्या करता है, निर्माण करता है या नियमन करता है, ठीक है। और क्या करता है हमारा यकृत, इसके 2 काम तो ये हो गए, कार्बोहाइड्रेट, वसा, एमिनो एसिड का उपापचय, ठीक है। इसके बाद उत्सर्जी पदार्थों का नियमन या निर्माण करता है। इसके बाद ये शरीर को डिटॉक्सिफाई भी करता है, ठीक है। और
ये अपना ब्लड रहता है और प्लाज्मा रहता है, इसका संश्लेषण भी यकृत करता है। और इसमें एक एंजाइम जो हेपेरिन नामक रहता है, इसका भी सिक्रेशन यही करता है यकृत। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यकृत द्वारा स्त्रावित होने वाला हार्मोन्स का नाम बताइए, तो आपको याद रखना है कौन सा है, हेपेरिन। ठीक है, इसके बाद लसिका का निर्माण भी यकृत करता है। और रक्त का थक्का जमाने वाले जो कारक रहते हैं उनकी आगे बात करेंगे कारकों की, तो रक्त का थक्का जमाने वाले कारकों का निर्माण भी यकृत ही करता है। ठीक है गाइस, तो यकृत की आपको डिटेल अच्छी तरीके से बता दी गई है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं यकृत की पालिकाएं होती हैं जो क्या होती हैं, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती हैं जिनके अंदर यकृत कोशिकाएं रज्जु की तरह व्यवस्थित होती हैं। गाइस, ये जो पालिकाएं हैं, ये जो दो भाग में बटा है यकृत, इनके अंदर क्या होती हैं, यकृत की कोशिकाएं होती हैं जो किसकी तरह व्यवस्थित रहती हैं, रज्जु की तरह। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। ठीक है, इसके बाद क्या है, व्यवस्थित रहती हैं। प्रत्येक पालिका संयोजी ऊतक की एक पतली परत से ढकी रहती है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लैंसस कैप्सूल। जो पालिका रहती है, हमने देखा था यकृत कैसा होता है हमारा, ये ऐसे टाइप में। ठीक है, ऐसे टाइप में ये होता है हमारा, दो पार्ट्स में बटा होता है। यहाँ से ये दो पार्ट्स में बटा रहता है। तो इनकी जो पालिकाएं यानी कि ये दो कक्ष होते हैं, ये एक पतली परत, ऊपर इनके थोड़ा सा आवरण रहता है, हल्का हल्का सा गाइस। ठीक है, कैसा, हल्का हल्का सा एक आवरण रहता है, पतला पतला। तो ये किससे ढका रहता है, एक पतली परत से ढका रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लैंसस कैप्सूल। और गाइस, यहाँ पे थोड़ा और एक्स्ट्रा नॉलेज, जो यहाँ ऊपरी परत जो रहती है उसे हम, यहाँ पर जो ऊपरी परत रहती है उसे हम बोलते हैं, जो ऊपरी लेयर रहती है बच्चों, तो ये कौन से, एक लिगामेंट रहता है जिसे हम बोलते हैं कोरोनरी लिगामेंट। ये ऊपरी परत उससे ढकी रहती है, किससे, कोरोनरी लिगामेंट से। और ये जो नीचे वाली परत होती है, ये नीचे वाली परत हमारी रहती है डोफाइल्स लिगामेंट से। ठीक है गाइस, इसमें एनसीईआरटी में दिया नहीं है तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये दो लिगामेंट से ढकी रहती हैं इसकी परतें यानी कि पालिकाएं। तो इस पूरी पालिका को हम क्या बोलेंगे, ग्लैंसस कैप्सूल। ठीक है, तो आगे देखते हैं गाइस। ठीक है, ग्लैंसस कैप्सूल कहते हैं, यहाँ तक हो गया। इसके बाद क्या आता है हमारा, यकृत की कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, यकृत की कोशिकाओं से पित्त का स्राव हो रहा है। यकृत के अंदर जो कोशिकाएं रहती हैं उसमें उससे होता है पित्त का स्राव। यानी कि आपसे पूछा जाएगा पित्त का निर्माण किससे होता है। ठीक है, तो पित्त का निर्माण किससे होता है, यकृत की कोशिकाओं से, यार ध्यान रखना। ठीक है, लगभग 90% बच्चे जो है कि जल्दी जल्दी में पित्ताशय को लगा देते हैं, और जबकि पित्ताशय में ये नहीं रहता है, ये अकेला केवल पित्ताशय में रहता है, पित्ताशय इसका निर्माण नहीं करता। ठीक है, तो पित्त का निर्माण कौन करता है, यकृत। ठीक है, जो यकृत नलिका से होते हुए, देखिएगा एनसीईआरटी भी यही बोलती है, जो कि यकृत नलिका से होते हुए एक पतली पेशीय थैली पित्ताशय में सांद्रित एवं जमा होता है। ठीक है, पतली पेशीय थैली, हाँ, तो पित्ताशय क्या है, एक पतली पेशीय थैली है जिसमें पित्त जमा रहता है। ठीक है, यानी कि स्टोर रहता है। और पित्ताशय की नलिका, ठीक है, पित्ताशय की नलिका और यकृती नलिका, कौन कौन, पित्ताशय की नलिका। अब देखिए आप डायग्राम में देखिए, यह हमारी है सी आकार की गृहिणी। ठीक है, ठीक है, ये है हमारी सी आकार की गृहिणी, और यहाँ पे हमारा रहता है यकृत। ठीक है, तो यकृत से यहाँ पे यकृत की नलिका आई, और यहाँ पे रहता है हमारा पित्त। ठीक है, यकृत के अंदर रहता है पित्त, और ये है पित्ताशय। ठीक है, तो यहाँ से एक ये यकृत से आया पित्त नलिका से, और ये कहाँ चला गया, पित्ताशय में। ठीक है, तो ये पित्ताशय, यहाँ से आई पित्त की नलिका जिन्हें बोलेंगे हम पित्तवाहिनी। ठीक है, पित्तवाहिनी और ये यकृत वाहिनी, ये मिलकर क्या बनाएंगे गाइस हमारे, यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे जॉइंट हो जाती हैं, ये बुलाती हैं मूल यकृत वाहिनी। ठीक है, मूल यकृत वाहिनी और मूल पित्त वाहिनी दोनों बनाती हैं। ठीक है, जो मिलकर एक मूल पित्त वाहिनी बनाती हैं। ठीक है, मूल पित्त वाहिनी बनाती हैं। अब पित्ताशय नलिका एवं अग्नाशय नलिका, तो ये क्या है, पित्ताशय की जो नलिका है वो हो गई हमारी पित्ताशय नलिका यानी कि पित्ताशय वाहिनी। ठीक है, और अग्नाशय की नलिका, अग्नाशय क्या है, अब ये देखिए, ये अग्नाशय ये है, ये जो लंबी ग्रंथि है एक,
सी आकार की ग्रहणी के ये बीच में रहता है, ग्रहणी के ये बीच में पाया जाता है एक लंबी ग्रंथि, जिसे हम बोलेंगे क्या, अग्नाशय। ठीक है, तो इसकी नलिका रहती है जो अग्नाशय नलिका, दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, यकृत अग्नाशय वाहिनी द्वारा ग्रहणी में खुलती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से आई और ये यहाँ से आई, ये कहाँ खुल गई, यहाँ पे ग्रहणी में। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे खुल गई ग्रहणी में। ठीक है, और देखते हैं आगे, खुलती है जो ओडी अवरोधिनी द्वारा नियंत्रित होती है। बच्चों यहाँ पे एक अवरोधिनी रहती है, यहाँ पे जो एक ढक्कन टाइप में लगा रहता है, उसे क्या बोलेंगे हम, ओडी अवरोधिनी। ठीक है, तो जो हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है ये हट जाता है और हार्मोन्स का सीक्रेशन अपना होता रहता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अग्नाशय। देखिए अग्नाशय के बारे में डिटेल दी है यहाँ पे थोड़ी। यकृत अग्नाशय, ठीक है, यकृत नहीं, अग्नाशय, अग्नाशय जे ये आकार है। ठीक है, अग्नाशय एट आकार के ग्रहणी के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि है। अग्नाशय क्या है, सी आकार की ग्रहणी, ये जो सी आकार की ग्रहणी दिख रही है आपको, इसके बीच में स्थित ये लंबी ग्रंथि है, जैसा कि आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, स्थित लंबी ग्रंथि है जो बाह्य स्त्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। गाइस ये थोड़े बाहर टाइप में भी है और अंदर भी है, तो ये दोनों ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। ठीक है, बाह्य स्त्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। अब आगे देखते हैं, बाह्य स्त्रावी भाग से क्षारीय अग्नाशय स्राव निकलता है जिसमें एंजाइम होते हैं। तो गाइस ये पार्ट्स, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट्स, इससे क्या होता है, बाह्य स्त्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन्स निकालती हैं। ठीक है, एंजाइम निकालते हैं। क्षारीय अग्नाशय स्राव निकलता है जिसमें क्या होते हैं, एंजाइम, ये वाला पार्ट। ठीक है, और इसके बाद हमारा आया कौन सा, ये अंदर वाला, ये वाला, ये जो अंदर वाला पार्ट है ये क्या करता है। ठीक है, ये है हमारा अंतःस्रावी पार्ट। ठीक है, ये क्या करता है कि इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, इनका हार्मोन का स्रावण यहाँ से करता है। ठीक है, तो अग्नाशय का इतना काम है कि ये एक सी आकार की ग्रहणी के बीच स्थित होता है, ये एक लंबी ग्रंथि होती है। ठीक है, ये बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ दोनों की तरह कार्य करती हैं। बहिस्रावी ग्रंथि से क्षारीय अग्नाशय स्राव निकलता है जिसमें क्या होते हैं बच्चों, एंजाइम, और अंतःस्रावी भाग से इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन। इन हार्मोन्स को आप ध्यान रखना। ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमारा आधा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो हेडिंग आती हैं यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहीं से ज़्यादातर नीट के क्वेश्चन यहीं से उठाकर पूछे जाते हैं। तो बच्चों आपको बिल्कुल ध्यान से यहाँ से पढ़ना होगा और यही अपना मेन स्टार्ट होता है वहाँ से। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हमारी हेडिंग है भोजन का पाचन। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। यह आ गया हमारा भोजन का पाचन। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम भोजन का पाचन। एक मिनट, ठीक है, भोजन का पाचन करते हैं हम स्टार्ट। यहाँ से आपको ध्यान से देखना है, दिया गया है पाचन की प्रक्रिया यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा होती है संपन्न। किसके द्वारा, रासायनिक, यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा। तो पाचन की प्रक्रिया होती है दो क्रियाओं द्वारा, दो विधियों के द्वारा, यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों के द्वारा होती है संपन्न। तो यांत्रिक विधियों में देखेंगे हम। ठीक है, यांत्रिक और रासायनिक दोनों में देखना है। पहले देखेंगे हम यांत्रिक में। ठीक है, यांत्रिक में कहाँ से होता है, मुखगुहा में। मुखगुहा में कैसे होता है बच्चों, मुखगुहा में होता है लार के द्वारा, ये होता है हमारा यांत्रिक। ठीक है, और रासायनिक कहाँ पे होगा, रासायनिक होगा हमारा आमाशय के अंदर एंड अपना स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, छोटी आंत के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं हम पहला यांत्रिक। ठीक है, यांत्रिक पाचन कैसा होगा, मुखगुहा के ओनली दो कार्य हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बोलती है मुखगुहा के ओनली दो कार्य हैं, भोजन का चवरण और निगलने की क्रिया। यानी कि भोजन को चबाने का काम है मुखगुहा का और उसे निगलने की प्रक्रिया। तो आप इतना तो समझ गए ही होंगे, जैसे कि हम खाना खाते हैं तो मुखगुहा के अंदर ही उसे चबाते हैं और निगल जाते हैं। ठीक है, इतना कार्य है ओनली किसका, मुखगुहा का। ठीक है, अब लार की मदद से
दांत और जिह्वा भोजन को अच्छी तरह चबाने एवं मिलाने का कार्य करते हैं। जो हमारा लार का सीक्रेशन होता है लार ग्रंथियों से मुख गुहा के अंदर, उससे हमारे दांत जो चबाते हैं तो वो एक बोलस के रूप में भोजन हमारा हो जाता है। बोलस यानी पूरा खाना मिक्स हो जाता है, ठीक है, छोटे छोटे कण में पूरा मिक्स हो जाता है, उसे बोलते हैं हम बोलस, ठीक है। तो चबाने एवं मिलाने का कार्य करते हैं। लार का श्लेष्म भोजन कणों को चिपकाने। गाइस, जैसे आपने देखा होगा कि लार, जैसे अपन सोते हैं तो किसी किसी के मुंह से लार निकल के आ जाती है सुबह सुबह, ठीक है। तो वो जो श्लेष्म रहता नहीं, यानी चिपकीला चिपकीला टाइप का तरल पदार्थ रहता है, उसका श्लेष्म क्या करता है, भोजन कणों को चिपकाता है एक दूसरे से। जैसे हमने रोटी खाई, उसके साथ सब्जी खाई, ठीक है, उसको दांतों से चबाया तो उसे चिपकाने का काम कौन कर रहा है, हमारा लार, ठीक है। लार का श्लेष्म भोजन कणों को चिपकाने एवं उन्हें बोलस में रूपांतरित करने में मदद करता है, ठीक है भाई। रूपांतरित कर देता है किसमें, बोलस में। बोलस वही जो पूरा खाना मिक्स हो गया और गोल गोल टाइप में बन जाता है हमारा, ठीक है, और जो अंदर चला जाता है। अब इसके बाद इसके उपरांत निगलने की क्रिया द्वारा बोलस ग्रसनी से ग्रसिका में चला जाता है। सिंपल सी बात है बच्चों, अपन ने पहले ही देख लिया था, मुख गुहा में हमने भोजन का वो किया, चबाया, उसे निकला, वो कहाँ पहुँचा, हमारे ग्रसनी में। ग्रसनी से कहाँ जाएगा, ग्रसिका में। ग्रसिका से कहाँ जाएगा, हमारे अमाशय में, ठीक है। अमाशय से ऐसे उसका डाइजेस्ट होगा और वो जाएगा कहाँ पे, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय से निकलता हुआ चला जाएगा, ठीक है। देखते हैं, बोलस पेशी संकुचन के क्रमानुकंचन द्वारा ग्रसिका में आगे बढ़ता है, ठीक है। बोलस जो है हमारा पेशी संकुचन होता है ग्रसिका का, ग्रसनी का, उसके द्वारा ये आगे बढ़ता है, ठीक है। अब जठर ग्रसिका अवरोधनी भोजन के अमाशय में प्रवेश को नियंत्रित करती है। ये जठर ग्रसिका क्या है बच्चों, जठर ग्रसिका एक अवरोधनी है जो कहाँ पे रहती है, हमारे ग्रसिका के ऊपर लगी रहती है, ग्रसनी के ऊपर लगी रहती है, भोजन के अमाशय में प्रवेश को नियंत्रित करती है, ठीक है। तो लार में विद्युत अपघट्ट, लार में क्या क्या होता है, लार में विद्युत अपघट्ट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स और एंजाइम्स होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। ये लाइसोजाइम आपको एंजाइम बताया था, लाइसोजाइम, और ये विद्युत हमारे सोडियम पोटेशियम क्लोरीन, ठीक है, HCO3 हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है। अब देखते हैं हम पाचन की रासायनिक प्रक्रिया, ठीक है। अब हम पाचन की रासायनिक प्रक्रिया देखेंगे। ये हमने बच्चों देख ली यांत्रिक, ठीक है। यांत्रिक में क्या क्या होता है, हमारे यांत्रिक में मुख गुहा के अंदर पाचन होता है। कैसे होता है, यहाँ से जो लार्म आता है, ठीक है, लार आता है, लार के वजह से ये भोजन चिपकाता है, ठीक है, और वो बोलस में रूपांतरित कर देता है। दांत और जिह्वा उसको अच्छी तरह से चबाकर मिक्स कर देते हैं, ठीक है, और लार की मदद से पूरा भोजन बोलस में रूपांतरित हो जाता है। बोलस ग्रसनी से चला जाता है ग्रसिका में, ठीक है, और बोलस जो पेशी संकुचन क्रमानुकंचन के दौरान ग्रसिका में आगे बढ़ता है, ठीक है, और जठर ग्रसिका से ये एंजाइम मिक्स हो जाते हैं, विद्युत अपघट्ट, सोडियम पोटेशियम क्लोरीन हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है, और एंजाइम मिक्स हो जाते हैं। तो ये हुआ हमारा क्या, एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम, ये जो यहाँ पे आपके लाइसोजाइम लिखा है, ठीक है, ये जो आपके लाइसोजाइम है, यहाँ पे एक और एंजाइम आएगा थायोसाइनेट। बच्चों ध्यान से लिख लीजिए, तो आप लिख लीजिएगा थायोसाइनेट, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो थायोसाइनेट एंजाइम और लाइसोजाइम एंजाइम हमारे मुख गुहा के अंदर भोजन का पाचन करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम किसकी रासायनिक प्रक्रिया पाचन की, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए, ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया में क्या होता है, मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटित करने वाली एंजाइम टाइलिन या लार एमाइलेज की सक्रियता से प्रारंभ होती है। लगभग 30% स्टार्च इसी एंजाइम की सक्रियता से द्विशर्करा माल्टोज में अपघटित होती है। लार में उपस्थित लाइसोजाइम जीवाणुओं के संक्रमण को रोकता है। तो यहाँ पे बच्चों आप ऊपर देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे हम देखते रहे हैं कि मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट, तो हमारे मुख गुहा में किस किस का पाचन होता है बताया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, इनका पाचन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को जल में अपघटित करने वाली यानी जल में तोड़ने वाला एंजाइम जो होता है वो क्या होता है, हमारा टाइलिन, ठीक है, ये देखिए टाइलिन या फिर लार एमाइलेज, ठीक है। कौन सा एंजाइम है, टाइलिन या लार एमाइलेज की सक्रियता से प्रारंभ होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में किससे होता है, टाइलिन या लार एमाइलेज एंजाइम से होता है, ठीक है, जिसका 30% स्टार्च इसी एंजाइम की सक्रियता, इसका 30% स्टार्च इसी एंजाइम की सक्रियता से द्विशर्करा माल्टोज में
अब घटित होता है, यानी कि गाइस जो स्टार्च का मुख्य गुहा में पाचन होगा वो क्या बनाएगा हमारा डाइसैकेराइड माल्टोज, किसकी उपस्थिति में, लार एमाइलेज की। और उसका पीएच कितना होगा, पीएच मान ये दिया गया आपको 6.8, ठीक है 6.8। तो लार में उपस्थित लाइसोजाइम और एक और थायोसाइनेट, ठीक है आपको पिछले पेज पे लिखवाया था। लार में उपस्थित लाइसोजाइम और थायोसाइनेट किसको, ये जो भोजन में हमारे बैक्टीरिया रहते हैं इनको किल कर देता है, ठीक है। ये दोनों एंजाइम लाइसोजाइम और थायोसाइनेट भोजन में जीवाणुओं के संक्रमण को रोकता है। तो इसी पे से ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इन्होंने फॉर्मूला बनाया है, ठीक है। मुखगुहा में पाचन होता है काय का, स्टार्च का, किसकी उपस्थिति में, लार एमाइलेज की। और पीएच कितना होता है इसका 6.8। और इसके पाचन से क्या बनता है हमें, डाइसैकेराइड शर्करा, यानी शुगर मिलती है हमें माल्टोज, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो रासायनिक प्रक्रिया में हमारे मुखगुहा के अंदर पाचन बता दिया गया। अब देखेंगे हम रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत कहाँ, अमाशय में पाचन। अभी यहाँ तक हमने कितना देख लिया, ये यहाँ से यहाँ तक मुखगुहा के अंदर रासायनिक प्रक्रिया का पाचन देख लिया। अब देखेंगे हम अमाशय के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं अमाशय की म्यूकोसा, एक मिनट। तो देखते हैं बच्चों अमाशय में, ठीक है। अमाशय की म्यूकोसा में जठर ग्रंथियां स्थित होती हैं। अमाशय की म्यूकोसा में, जैसा कि हमने पिछले पेज पे पढ़ा था कि हमारे अमाशय की आहार नाल पे कितनी, 4 परत होती हैं, ठीक है। सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। तो जो सबसे अंदर वाली परत होती है ल्यूमेन की, तो म्यूकोसा, इस पर क्या होती है हमारी जठर ग्रंथियाँ, ठीक है। जठर ग्रंथियाँ जूस ग्लैंड स्थित होती हैं। तो जठर ग्रंथियों में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो जठर ग्रंथियों पर कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कितने प्रकार की रहती हैं बच्चों, 3 प्रकार की। अब देखते हैं ये कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। इसमें से पहली कोशिका होती है म्यूकस का स्त्राव करने वाली। बच्चों ध्यान से देखिए, म्यूकोसा पर म्यूकस का स्त्राव करने वाली श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं। पहली कौन सी हो गई, म्यूकोसा में म्यूकस का स्त्राव करने वाली श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं। अब दूसरी, एक मिनट बच्चों आपको देखिए दिखाते हैं, ये है हमारा अमाशय, ठीक है। अब इस पे हमारी रहती है 4 लेयर, ठीक है। तो उन्हीं की बात चल रही है। अमाशय में यहाँ पे हमारा भोजन रहता है, उन्हीं चारों लेयर से क्या होता है हमारे यहाँ पे जो हार्मोन्स रहते हैं वो हार्मोन्स हमारे सीक्रेशन होता है उनका, ठीक है। सीक्रेशन होता है यानी स्त्रावण होता है, और उन पर रहती हैं कोशिकाएं, तो वो भी एंजाइम स्त्रावित करती हैं, ठीक है। वो यहाँ पे दिया गया है। अब दूसरी कोशिका क्या है, पेप्टिक या मुख्य कोशिकाएं। दूसरी कोशिका रहती है जिसका नाम रहता है पेप्टिक या मुख्य कोशिकाएं, जो क्या करती हैं, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन का स्त्रावित करती हैं। बच्चों एक बात यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जहाँ भी आपको किसी वर्ड के आगे प्रो, बायोलॉजी में प्रो या फिर लास्ट में एन लगा हो, ठीक है, यहाँ पे प्रो या फिर यहाँ एन लगा हो, तो वो एंजाइम क्या होगा, निष्क्रिय होगा। निष्क्रिय यानी वो किसी के साथ भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेगा, किसी के साथ नहीं रहेगा, ठीक है, निष्क्रिय रहेगा। तो याद रखना, पेप्टिक या मुख्य कोशिकाएं जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन का स्त्राव करती हैं, यानी कि ये किसी के साथ अभी अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है। इसका स्त्राव कौन कर रही हैं, पेप्टिक या मुख्य कोशिकाएं। अब तीसरी कोशिका कौन सी होती है, तीसरी कोशिका होती है हमारी भित्तीय या ऑक्सेंटिक कोशिकाएं, ठीक है बच्चों। तीसरी कौन सी का है, भित्तीय या ऑक्सेंटिक सेल, जो क्या करती है, HCl और नेच कारक स्त्रावित करती है, ठीक है। HCl और नेच कारक का स्त्राव करती है। नेच कारक विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक है। नेच कारक यानी गाइस, नेच कारक यानी होते हैं ये वो फैक्टर होते हैं कि जैसे छोटे बच्चे रहते हैं यानी कि शिशु, तो इनके जैसे कि दूध वगैरह रहता है, इनमें इनके लिए ये हार्मोन्स सीक्रेशन करते हैं, ठीक है। और HCl का सीक्रेशन करते हैं अपनी ऑक्सेंटिक कोशिकाएं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि NCERT बोल रही है अमाशय 4 से 5 घंटे तक भोजन का संग्रहण करता है। अब ये क्यों करता है संग्रहण, यानी अमाशय में 4 से 5 घंटे, यानी अपने मुखगुहा से निकल के आया, ग्रसनिका से होते हुए ग्रसिका से अमाशय में यहाँ पे भोजन आया, ये 4 से 5 घंटे रहेगा। अब क्यों रहेगा, क्योंकि
आमाशय की पर जो कोशिकाएं पाई जा रही हैं, इनसे होंगे हमारे हार्मोन्स सीक्रेशन। कौन कौन से? म्यूकस का स्त्राव, म्यूकस निकलेगा, इसके बाद प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन निकलेगा, इसके बाद HCl निकलेंगे और कुछ नेच फैक्टर निकलेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, हमारे भोजन को मिक्स करेंगे। मिक्स क्यों करेंगे गाइस? अब मिक्स इसलिए करेंगे क्योंकि उससे जो एंजाइम निकलते हैं, जो और जो हमारे टिश्यू एंड सेल को चाहिए पड़ते हैं, तो उस सेल से ये हमारे बॉडी को ऊर्जा देता है और उसी से हमारी बॉडी पूरा वर्क करती है। ठीक है, तो देखते हैं हम आगे। आमाशय 4 से 5 घंटे तक भोजन का संग्रहण करता है, तो आपको बता ही दिया क्यों करता है। ठीक है, आमाशय की पेशी दीवार के संकुचन द्वारा भोजन अम्लीय जठर रस से पूरी तरह मिल जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम? कायम। तो देखिए, ये है जो आमाशय, इसकी है जो पेशीय दीवार। ठीक है बच्चों, ये है पेशीय दीवार। अब ये क्या होता है? हार्ट की तरह है ना, हार्ट की तरह बीट करता है ये, मतलब ये संकुचन शिथिलन इसमें होता रहता है। ठीक है, कॉन्स्ट्रैक्शन इसमें होता रहता है। ठीक है, आप अपने हाथ की मुट्ठी बनाइए और खोलिए, मुट्ठी बनाइए और खोलिए, तो इसे हम संकुचन और शिथिलन कहेंगे। तो इससे क्या होता है, जैसे ये दीवार रहती है इसकी, ये अब बार बार जैसे संकुचित होगी, तो ये यहाँ पे जो अपना फूड है और इससे जो एंजाइम है, तो ये अच्छी तरह से मिल जाएगा पूरा यहाँ पे अपना फूड। ठीक है, तो फूड मिलने के बाद उसे क्या बोलेंगे, जो पूरा फूड मिल जाएगा तो उसे हम बोलेंगे कायम। ठीक है, कायम बोलते हैं पूरे फूड को मिलने के बाद। किससे मिलेगा ये? अम्लीय जठर रस। अम्लीय जठर रस यानी जो हमारा आमाशय सीक्रेशन कर रहा है जिन हार्मोन्स का, जूस का, तो उससे मिलके ये कायम कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, मैंने आपको बोला था जिस वर्ड के आगे प्रो या लास्ट में एन लगाओ वो रहता है निष्क्रिय, यानी कि ये किसी से क्रिया नहीं करता। ठीक है, तो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl के संपर्क में आने से सक्रिय एंजाइम में पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, पहले ये कौन सा था? निष्क्रिय था। ठीक है, अभी ये किस में परिवर्तित हो गया? हमारे पेप्सिन में परिवर्तित हो गया। तो अभी ये देखिए, इसके आगे ना तो प्रो लगा है और ना ही लास्ट में एन लगा है। ठीक है, तो पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। जो क्या होता है, पेप्सिन आमाशय का प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम होता है, ये एक आमाशय का मुख्य एंजाइम बन जाता है। ठीक है, अब पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन जो फूड से और हमको जो प्राप्त होते हैं, तो उससे उसके प्रोटीनों को क्या करता है? प्रोटियोज और पेप्टोन्स। ठीक है, प्रोटियोज और पेप्टोन्स में बदल देता है। ठीक है, प्रोटियोज पेप्टोन्स या पेप्टाइडों में बदल देता है। ठीक है, अब जठर रस और जो और जूस रहते हैं, इंटेस्टाइन जूस, यानी कि अपना जठर रस में उपस्थित, ठीक है, जठर रस में उपस्थित श्लेष्म एवं बाइकार्बोनेट श्लेष्म। ठीक है, जठर रस में उपस्थित श्लेष्म एवं बाइकार्बोनेट श्लेष्म उपकला स्तर का स्नेहन और अत्यधिक सांद्रित HCl अम्ल से उसका बचाव करते हैं। अब इस लाइन्स का मीन समझिएगा आप बड़े ही ध्यान से। ठीक है, ये क्या है? जठर रस में स्थित श्लेष्म एवं बाइकार्बोनेट श्लेष्म उपकला स्तर का स्नेहन चिपकाना। यानी कि गाइस, आप एक बात सोच के देखिए, जैसे कि हम मीट खाते हैं, मीट, ठीक है, चिकन खाते हैं या फिर गोट वगैरह खाते हैं। ठीक है, मीट खाते हैं और वही मीट हमारे बॉडी के अंदर रहता है। ठीक है, रहता है कि नहीं रहता? वो भी मीट रहता है और हमारे बॉडी के अंदर मीट रहता है, कि जब हम वो मीट खाते हैं तो वो मीट हमारा बॉडी पूरा मेंटेन करके उसको डाइजेस्ट कर देता है, लेकिन हमारी बॉडी को फिर क्यों नहीं पचाता? ठीक है, ये आप एक सवाल सोचिए, और आप यदि इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट करके आप बताइए। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो हमारे बॉडी को इसलिए नहीं पचाता है क्योंकि वहाँ पे क्या रहता है? श्लेष्म एवं बाइकार्बोनेट श्लेष्म की उपकला रहती है हमारी आहार नाल पर, इसलिए वो नहीं पचा पाता है। कौन? HCl। ठीक है, और इसको अत्यधिक सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से उसका बचाव करना। ठीक है, वो यही बात लिखिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनों के लिए उचित अम्लीय माध्यम तैयार करता है। जो HCl रहता है, पेप्सिन, ये जो पेप्सिन परिवर्तित हुआ है, इसके लिए क्या करता है? उचित माध्यम तैयार करता है। ठीक है, क्योंकि ये अच्छे तरीके से पाचन कर सके हमारे आमाशय में। ठीक है, अब इसके बाद क्या है हमारा? नवजातों के जठर रस में रेनिन नामक प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम होता है। ठीक है, जो नवजात यानी कि जो जैसे कि बच्चे आते हैं, न्यू बच्चे आते हैं, यानी कि तुरंत पैदा हुए बच्चे रहते हैं,
तो इनके जठर रस में इनका जो अब आमाशय रहता है, इनके जठर रस में कौन सा हार्मोन रहता है? एंजाइम रेनिन। ठीक है, रेनिन एंजाइम रहता है जो प्रोटीन अपघटन, यानी कि ये एक बात यहाँ पे देखिए, हमारे वयस्क में कौन सा एंजाइम था? हमारे वयस्क में था कौन सा? पेप्सिन एंजाइम, जो प्रोटीनों को अपघटित कराते यानी प्रोटीनों को तोड़ रहा था। और बच्चों में कौन सा एंजाइम पाया जा रहा है? यहाँ पाया जा रहा है रेनिन नामक। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिए, जो दूध के प्रोटीन को पचाने में सहायक करता है। ठीक है, क्योंकि ये दूध को ही पचा पाएगा बच्चों, क्योंकि छोटा बच्चा थोड़ी खाना खा पाएगा। ठीक है, इसलिए दूध के प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। और जठर ग्रंथियाँ थोड़ी मात्रा में लाइपेज भी स्रावित करती हैं। ठीक है, जठर ग्रंथियाँ जो रहती हैं वो लाइपेज भी स्रावित करती हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे कल। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू गाइस।